सोचो, अगर एक रात में लाउडस्पीकर से आवाज आए, या तो यहाँ से चले जाओ या फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। सोचो अगर आपको अपने ही घर से भागना पड़े, अपनी जमीन, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर। 1990 में कश्मीर में कुछ ऐसा ही हुआ, जब हजारों कश्मीरी पंडित्स को अपने घर छोड़ने पड़े। पर सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? कौन जिम्मेदार था? और सबसे इम्पोर्टेंट, आज तक इसका सच क्या है? आइए इस पूरी कहानी को फैक्ट्स, टाइमलाइन और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझते हैं। सोचो, एक जगह जिसे दुनिया पैराडाइज ऑन अर्थ कहती है, जहां हर तरफ पहाड़, नदियां और खूबसूरती फाली हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसी जन्नत के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। ये कहानी है कश्मीर की, और उस कम्युनिटी की जो सदियों से वहाँ रहती आई, कश्मीरी पंडित्स। अब अगर इस कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1947 से भी पहले, जब कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ रूल करते थे महाराजा हरी सिंह। ये स्टेट यूनिक थी क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी लेकिन रूलर हिंदू था। और इसी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे कश्मीरी पंडित्स, जो नंबर में कम होने के बावजूद एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते थे। टीचर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मतलब सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पिलर। सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1947, जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज बन गए। अब प्रिंसली स्टेट्स को चूज करना था कि वो किस कंट्री के साथ जाएंगे, लेकिन महाराजा हरी सिंह ने डिसीजन डिले किया और इंडिपेंडेंट रहना चाहा। फिर अक्टूबर 1947 में सिचुएशन तब बदली जब पाकिस्तान की तरफ से आए ट्राइबल फाइटर्स ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। वॉयलेंस बढ़ने लगा और मजबूरन महाराजा ने इंडिया से हेल्प मांगी, जिसके बाद साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसियन और जम्मू और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। आर्टिकल 370 के थ्रू कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग और लिमिटेड सेंट्रल कंट्रोल, जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी, लेकिन आगे चलकर कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गई। सोसाइटी की बात करें तो कश्मीर हिस्टोरिकली डाइवर्स रही है, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी के बीच कश्मीरी पंडित्स एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल बैकबोन थे, जो जनरेशन से वहां रहते आए और आउटसाइडर्स नहीं बल्कि असली रहने वाले थे। 1947 के बाद कुछ डेकेड्स रिलेटिवली स्टेबल रहे, जिंदगी नॉर्मल चलती रही, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल टेंशन और आइडेंटिटी इश्यूज सरफेस पर आने लगे। और यही वो स्टेज थी जहां से कश्मीर का फ्यूचर एक डेंजरस डायरेक्शन में मुड़ने वाला था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ 1980 के दशक में जिसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया। आइए अगले पार्ट में समझते हैं कैसे शुरू हुआ वो दौर जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। अब तक हमने समझा कश्मीर का बैकग्राउंड, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और कश्मीरी पंडित्स की पोजीशन। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। ये दौर था 1980 का। 1980 के स्टार्टिंग ईयर्स तक कश्मीर में सरफेस पर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि उनकी पॉलिटिकल आवाज़ प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं हो रही। करप्शन के एलिगेशंस, गवर्नेंस इश्यूज और सबसे बड़ा, ट्रस्ट का ब्रेकडाउन। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, 1987 के इलेक्शंस, जो कश्मीर की हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस माने जाते हैं, जहां मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जैसे अलायंस को काफ़ी लोकल सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन रिजल्ट्स के बाद एलिगेशंस लगे कि इलेक्शंस रिग्ड थे, और यहाँ से एक डेंजरस शिफ्ट स्टार्ट होता है। डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट टूटने लगता है और कुछ यूथ रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा मिलिटेंट ग्रुप्स ने उठाया और 1980 के एंड तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स एक्टिव होने लगे, जिनमें से कुछ इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते थे और कुछ पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते थे। इसी टाइम अफगानिस्तान वॉर का भी इम्पैक्ट था, जहां से वेपन्स और ट्रेन्ड फाइटर्स का फ्लो रीजन में बढ़ा और इसका असर कश्मीर तक पहुंचा, जिससे मिलिटेंसी और ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अब सिचुएशन धीरे धीरे डेंजरस होने लगी। पोस्टर्स लगने लगे, थ्रेट्स ओपनली दी जाने लगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस और उन लोगों को टारगेट किया जाने लगा जो इंडिया के सिस्टम का पार्ट माने जाते थे, और फियर का माहौल क्रिएट होने लगा।
1979 तक आते आते कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। गन कल्चर आ चुका था, मिलिटेंट्स ओपनली ऑपरेट कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वीक पड़ने लगा और लोग डर के साथ जीने लगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं रहा था, बल्कि एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था, जहां आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और वायलेंस सब एक साथ आ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि 1989 के एंड और 1990 के स्टार्ट में सिचुएशन एक और ज़्यादा डेंजरस लेवल पर पहुंचने वाली थी, जहां टारगेटेड किलिंग्स शुरू होने वाली थी और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाली थी। अब सवाल ये है, कैसे एक पॉलिटिकल टेंशन एक ऐसे स्टेज तक पहुंच गया जहां लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, और कैसे शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए अगले पार्ट में समझते हैं टारगेटेड किलिंग्स और फियर का वो दौर जहां से एक्सोडस की शुरुआत होती है। अब तक सिचुएशन डेंजरस हो चुकी थी, मिलिटेंसी बढ़ रही थी और कश्मीर का माहौल डर से भरने लगा था। लेकिन 1989 के एंड तक ये सिर्फ टेंशन या प्रोटेस्ट नहीं रहा। अब शुरू हुआ टारगेटेड वायलेंस का दौर। इस फेज में कुछ ऐसे लोगों को निशान बनाया गया जो या तो सिस्टम का हिस्सा थे या फिर एक सिंबॉलिक मैसेज रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो है टीका लाल टपलू। सितंबर 1989 में श्रीनगर के बीच दिन के टाइम उन्हें उनके घर के बाहर शूट कर दिया गया। वो एक पॉलिटिकल लीडर थे और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के प्रोमिनेंट फेस। और ये इंसिडेंट सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक सिग्नल था। इसके बाद नीलकंठ गंजू, एक रिटायर्ड जज जिन्होंने पहले एक मिलिटेंट लीडर को डेथ सेंटेंस दिया था, उन्हें भी श्रीनगर में ओपनली गोली मार दी गई। और ये सब इंसिडेंट्स एक पैटर्न दिखाने लगे। धीरे धीरे डॉक्टर्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे लोग टारगेट होने लगे। कुछ लोगों के नाम हिट लिस्ट में आने लगे, पोस्टर्स लगने लगे और रात के अंधेरे में घरों पर निशान लगाए जाने लगे। ये सब देखकर लोगों के अंदर सिर्फ एक चीज बढ़ने लगी, फियर। एक ऐसा फियर जो हर रात के साथ और गहरा होता जा रहा था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। रात को दरवाजे बंद करके भी नींद नहीं आती थी। हर आवाज पर लगता था शायद अगला नंबर हमारा हो। ये सिचुएशन सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी थी। एक कम्युनिटी को ये फील करवाया जा रहा था कि वो सेफ नहीं है। 1989 के एंड तक बहुत से कश्मीरी पंडित फैमिलीज ने क्वाइटली अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन मेजॉरिटी अभी भी होप में थी कि सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, कि शायद ये सब टेम्परेरी है। लेकिन 1990 के स्टार्ट में ये होप भी टूटने वाली थी। सिचुएशन इतनी एस्केलेट होने वाली थी कि एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा। जनवरी 1990 तक कश्मीर की स्ट्रीट्स पर टेंशन पीक पर थी। मिलिटेंसी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रही थी, गवर्नमेंट वीक लग रही थी और लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स के एज पर था। अब तक जो फियर था वो एक फुल स्केल पैनिक में कन्वर्ट होने वाला था और एक ऐसी रात आने वाली थी जो आज भी हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर मानी जाती है। उन्नीस के एंड तक कश्मीर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी के फेज में एंटर कर चुका था। टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी थी, मिलिटेंसी ओपनली विजिबल थी और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वीक पड़ रहा था। लेकिन जनवरी 1990 ने सिचुएशन को एक और लेवल पर पुश कर दिया। 19 जनवरी से जस्ट पहले जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोलैप्स के एज पर थी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन दे दिया और इसके बाद स्टेट में गवर्नर्स रूल इम्पोज हुआ। नए गवर्नर बने जगमोहन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही वीक हो चुका था। सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंट होने के बावजूद सिचुएशन फुली कंट्रोल में नहीं थी। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर के कई एरियाज में लार्ज स्केल पब्लिक गैदरिंग्स रिपोर्ट हुई। अलग अलग जगहों पर लाउड स्पीकर्स और स्लोगन्स की आवाज़ें सुनाई दी और आज भी इस रात को अलग अलग नैरेटिव्स के साथ डिस्कस किया जाता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। कश्मीरी पंडित फैमिलीज के लिए ये सिर्फ एक और टेंस रात नहीं बल्कि एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से किलिंग्स, थ्रेट्स और फियर का माहौल ऑलरेडी बना हुआ था। और इस रात के बाद कई लोगों को लगा कि सिचुएशन अब उनके कंट्रोल के बाहर चली गई है। जनवरी 1990 के बाद के हफ्तों में माइग्रेशन रैपिडली बढ़ने लगा। कोई सिंगल डे ऑफिशियल इवैक्यूएशन नहीं था, बल्कि एक ग्रेजुअल लेकिन फास्ट मूविंग एक्सोडस था, जहां फैमिलीज अपनी सेफ्टी के लिए निकल रही थी। बसों, ट्रक्स और प्राइवेट व्हीकल से लोग जम्मू और दूसरे शहरों की तरफ मूव करने लगे। एस्टिमेट्स अलग अलग सोर्सेज में वेरी करते हैं, लेकिन कॉमनली ये माना जाता है कि 3 लाख से 5 लाख के बीच कश्मीरी पंडित्स ने वैली छोड़ी। और ये सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं,
बल्कि एक कम्युनिटी लेवल डिस्प्लेसमेंट था। ज़्यादातर फैमिलीज जम्मू पहुंची, जहां उन्हें टेम्पररी रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया, जहां कंडीशंस ईजी नहीं थी। एक्सट्रीम वेदर, ओवरक्राउडिंग और लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ ने लाइफ को और डिफ़िकल्ट बना दिया। जो लोग कश्मीर में रिलेटिवली स्टेबल लाइफ जी रहे थे, उनके लिए ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल था। ये भी समझना ज़रूरी है कि हर माइग्रेशन का रीज़न एक जैसा नहीं था। कुछ लोग डायरेक्ट थ्रेट्स की वजह से गए, कुछ लोग फियर और अनसर्टेनिटी की वजह से। एक्सपीरियंसेस अलग थे, लेकिन रिजल्ट एक ही था, मास डिस्प्लेसमेंट। 1990 का ये एग्जॉडस इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है तो सवाल उठता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन किस स्टेज पर फेल हुआ और गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या स्टेप्स लिए या नहीं लिए। क्योंकि जब सिस्टम वीक पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा आम लोगों पर पड़ता है। अब समझते हैं उस वक्त के गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को डिटेल में। जनवरी 1990 के बाद जब कश्मीरी पंडित्स का लार्ज स्केल माइग्रेशन शुरू हुआ, तो सबसे बड़ा सवाल था कि सिस्टम ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। उस वक्त जम्मू और कश्मीर ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला रेजिग्नेशन दे चुके थे। स्टेट में गवर्नर्स रूल इम्पोज हो चुका था और गवर्नर के रूप में जगमोहन अपॉइंट हुए। जगमोहन का रोल आज भी इस पूरे इशू में सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक्स में से एक है। एक पर्सपेक्टिव कहता है कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स के एज पर था, मिलिटेंसी पीक पर थी, लॉ एंड ऑर्डर वीक था और सिविलियंस की सेफ्टी इंश्योर करना मुश्किल हो रहा था। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग माइग्रेशन एक इमरजेंसी रिएक्शन था, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव इससे अलग कहानी बताता है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया और माइग्रेशन को रोका जा सकता था अगर स्ट्रॉन्गर एक्शन लिया जाता। कुछ एलिगेशंस ये भी रहे कि गवर्नर जगमोहन ने इनडायरेक्टली पंडित्स को टेम्परेरीली रीलोकेट होने के लिए एनकरेज किया, ताकि सिक्योरिटी ऑपरेशंस आसानी से कंडक्ट किए जा सकें। लेकिन ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि इस क्लेम पर हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स के बीच आज भी डिसएग्रीमेंट है। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक सिंगल एक्सप्लेनेशन से इसे समझना पॉसिबल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है मुस्लिम पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव, जहां 1990 के दौरान मिलिटेंसी और काउंटर ऑपरेशंस के बीच मुस्लिम सिविलियंस भी वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहे थे। मतलब सिचुएशन मल्टी लेयर्ड थी, जहां डिफरेंट कम्युनिटीज़ के एक्सपीरियंसेस अलग थे। लेकिन एक फैक्ट सब पर्सपेक्टिव्स के बीच कॉमन है, कश्मीरी पंडित्स का मास डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो अपने घरों से दूर हो गए। गवर्नमेंट ने बाद में रिलीफ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे जम्मू में रिफ्यूजी कैंप्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस और बेसिक सपोर्ट सिस्टम्स। लेकिन ये मेजर्स मोस्टली रिएक्टिव थे, मतलब सिचुएशन होने के बाद आए, और जो लोग अपना घर छोड़ चुके थे उनके लिए ये सॉल्यूशंस इनकम्प्लीट लगते थे। टाइम के साथ रिहैबिलिटेशन पैकेजेस भी लॉन्च किए गए, जिसमें जॉब्स, हाउसिंग और रिटर्न प्लान्स इंक्लूड थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लार्ज स्केल रिटर्न आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया। सिक्योरिटी कंसर्न्स, ट्रस्ट डेफिसिट और चेंजिंग ग्राउंड सिचुएशन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पूरी कहानी में सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक चेन थी। पॉलिटिकल इश्यूज, मिलिटेंसी, फियर, माइग्रेशन और फिर सालों तक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन 30 साल बाद भी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ पास्ट का नहीं है। सवाल ये है कि आज कश्मीरी पंडित्स की सिचुएशन क्या है, क्या वो वापस जा पाए या उनकी कहानी अभी भी अधूरी है। अब चलते हैं प्रेजेंट डे की तरफ और समझते हैं आज ग्राउंड रियलिटी क्या है। 1990 के बाद साल बदलते गए, लेकिन कश्मीरी पंडित्स की कहानी वही की वही रुक गई। जिन लोगों ने सोचा था कि वो कुछ महीनों बाद वापस आ जाएंगे, उनका ये इंतज़ार सालों में बदल गया और फिर डेकेड्स में। आज 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल आज भी वही है, क्या कश्मीरी पंडित्स वापस अपने घर लौट पाए? रियलिटी ये है कि बहुत ही कम लोग परमानेंट रिटर्न कर पाए हैं। सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी और ट्रस्ट, क्योंकि जो लोग एक बार अपना घर छोड़ कर गए, उनके लिए वापस आना सिर्फ फिजिकल डिसीजन नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसीजन भी है। दूसरी तरफ कश्मीर की सिचुएशन भी इन 30 सालों में काफ़ी चेंज हुई है। मिलिटेंसी का लेवल फ्लक्चुएट होता रहा,
सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ी और पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदला। 2019 में एक मेजर चेंज आया जब इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, जिसके बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सपोर्टर्स कहते हैं इससे इंटीग्रेशन स्ट्रांग हुआ और डेवलपमेंट के चांसेस बढ़े, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं इससे लोकल सेंटिमेंट्स और कॉम्प्लेक्स हो गए। लेकिन कश्मीरी पंडित्स के पर्सपेक्टिव से कोर इशू अभी भी वही है, सेफ और स्टेबल रिटर्न। आज भी कई फैमिलीज रेफ्यूजी कॉलोनीज या दूसरे शहरों में रहती हैं। उनके बच्चे जो कश्मीर कभी देखे भी नहीं, वो भी अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। मतलब आइडेंटिटी अभी भी जिंदा है, लेकिन कनेक्शन दूर हो चुका है। ये कहानी सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ता है। हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उससे समझने के लिए होती है। क्योंकि अगर हमने पास्ट से नहीं सीखा तो फ्यूचर में भी वही मिस्टेक्स रिपीट हो सकती हैं। कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक जख्म है जो आज भी भरने का इंतजार कर रहा है। सच समझना जरूरी है, लेकिन इक्वली जरूरी है इंसानियत को समझना। आपका क्या व्यू है इस इशू पर? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।